हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो है दो इम्पॉर्टेंट नोटिस जो हैं जामिया और एएमयू से रिलेटेड। जेएमआई में कुछ कोर्सेज़ के जो हैं सेंटर चेंज हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा दूंगी कि किन कोर्सेज़ के जो हैं सेंटर चेंज हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कि एएमयू में बीए के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, तो बीए ऑनर्स के, तो उसमें मैं दिखा दूंगी कि आप लोगों को कैसे करके डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, इसलिए आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। उसके अलावा भी कुछ कोर्सेज़ के एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन से कोर्सेज़ के एडमिट कार्ड आ गए हैं। उसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कि एएमयू के प्रीवियस ईयर पेपर, मेरे पास 10 to 12 ईयर्स के मेरे पास पेपर हैं। आप लोगों को भी अगर कोई चाहिए तो आप बता दीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं 5 ईयर्स के पेपर जो हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ, और ये रिक्वेस्ट आई थी इनसे, तो इस वीडियो में जितने कवर अप हो पाएंगे हम उतने कर लेंगे। बाकी मैं पार्ट 2 इसका अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं 3 से 4, या अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो 5 इसी में कवर कराने की कोशिश करूंगी। ऐसा होता है कि अगर मैं सारे पेपर्स का इसी में डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। अगर नहीं हो पाया, अगर हो पाया तो मैं इसी में 5 पेपर डाल दूंगी, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीए ऑनर्स का पेपर भी आने वाला है। तो सबको ये वीडियो और ये पेपर्स पहुंच जाना चाहिए। जिन किसी के पास भी पेपर्स नहीं है तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और वो हेल्प करने में आप मेरी मदद करिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको भी अगर किसी ईयर्स के पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे तो 10 ईयर्स का एनालिसिस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो 5 ईयर्स का ही कर लीजिए। और उसके लिए पेपर नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जामिया की वेबसाइट पे। को भी अपने गूगल पे आकर सर्च कर लेना है JMICOE। ठीक है, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, JMICOE। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर के फीचर्स चल रहे हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, और सबसे पहले वाला जो है ये है द नोटिस फॉर चेंजिंग वेन्यू सिटी या एंट्रेंस, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक, बहुत सारे हैं बट आपको सबसे ऊपर वाला जो है, ठीक, जैसे ये स्क्रॉल होते हुए नीचे आ रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो है चेंज फॉर नोटिस फॉर चेंज ऑफ वेन्यू सिटी ऑफ एंट्रेंस, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, डाउनलोड करने के बाद में ये नोटिस आप देख सकते हैं कि कब आया था। ये नोटिस आया था 17 को, यानी कि कल आया था ये नोटिस। ठीक, उसके बाद में इसमें लिखा है It is for kind information to all concerned that in view of clause 7.3 subclause 2 page 42 of prospectus 2023, the entrance test center outside of Delhi of the following courses in which the number of applicants are less than 50 are being shifted to Delhi from the cities opted by applicant at the time of admission filling ऑफ एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आप जैसे ही पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि जिन जिन कोर्सेज में भी 50 से कम सीट्स हो रही थी, जैसे कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारा सेंटर चूज़ करने को बोलता है। ठीक है, जहाँ जहाँ उन्होंने सेंटर प्रोवाइड कर रखे होते हैं तो वो सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, और जो हमारे करीब होता है या जहाँ पर हम जाना कंफर्टेबल होते हैं हम वो वाला सेंटर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका सेंटर काफ़ी जगह था, लखनऊ, पटना, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, बहुत सारी जगह था, तो हम वो कर लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये बताया है इसमें कि कुछ कोर्सेज के जो है चेंज हो गए हैं। क्यों चेंज हो गए हैं, रीज़न भी बताया है कि वहाँ पर जो सीट्स हैं, सॉरी जो स्टूडेंट हैं वो 50 से कम है, तो ये कहते हैं कि अगर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हुए तभी हम दिल्ली से बाहर रखेंगे। ठीक है, वरना हम जहाँ पर इनके टेस्ट सेंटर है वो वहाँ पर नहीं रखेंगे, वो उसको चेंज कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि अब 50 से कम स्टूडेंट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है टेस्ट सेंटर चेंज कर लिए हैं। तो ये कौन कौन से कोर्सेज है इसके लिए चेंज हुआ है, कौन कौन सा है देख लेते हैं। BEd है, MEd है, MA इंग्लिश, MA अप्लाइड साइकोलॉजी, MA इकोनॉमिक, MA सोशल वर्क, MA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MCA और MBA। ठीक,
ये 9 कोर्सेज के लिए चेंज हुआ है, तो जिसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो उसको आप क्या करिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी इन कोर्सेज में दे रहे हो तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके सेंटर जो है वो चेंज हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो एंट्रेंस से एक दिन पहले परेशान हो। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी कन्वीनियंस का भी इंतजाम कर सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नोटिस की तरफ, जो है AMU का। तो AMU की सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही टाइप कर लेंगे AMU। ठीक है, AMU कैंपस या AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुछ भी डाल दीजिए आप गूगल पे, और आते ही आपको स्क्रॉल करते हुए आप कुछ भी डालें, बस आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो है AMU कंट्रोलर एग्ज़ाम। ठीक, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा एडमिशन वाला। एडमिशन वाले में क्या करेंगे आप, एडमिट कार्ड फॉर सेशन 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपका इस तरीके से दिख जाएगा सरफेस। तो यहाँ पर आप अपना कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर डालना है। अब हमें ये एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो उसके कॉर्नर पर दे रखा होता है, सबसे ऊपर और कॉर्नर पे दे रखा होता है एप्लीकेशन नंबर। ठीक, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है और वो आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब इन केस आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है या आपका जो फॉर्म है कहीं और है, तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी जान सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जैसे कि कोर्स है आपको BA BSc BCom, तो इन तीनों के आ चुके हैं। ठीक है, इन तीनों के आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको सपोज आप BA के हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर BA ऑनर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और क्लिक कर देना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में ही। ठीक है, उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में आप देख लीजिएगा कि सेंटर कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, और सब कुछ आप अपना उस पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लेके जाना है। आपको फोटोज़ लेके जाने होते हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया वो लेके जाना होता है, पेन पेंसिल स्टेशनरी वो तो आपकी बेसिक नीड है, वो तो आपको लेकर ही जाना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से उस पर दे रखे होंगे। OMR फिल करने का उस पर तरीका भी दे रखा होगा कि इस तरीके से फिल करना है, इस तरीके से नहीं करना है, कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी स्टेप पे कि हमें क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, अगर आपको एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन भी बताने पड़े तो मैं वो करूँगी आपके लिए। बस आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं फटाफट से उस पर वीडियो बना सकूं, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है AMU के लिए। तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं फटाफट से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने AMU के प्रीवियस ईयर पेपर पे। ठीक है, हम आ गए हैं अपने 2017 और 18 वाले पेपर पे। ठीक, और चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ब्लू। ठीक, क्वेश्चन है यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ शॉप्स सेलिंग द लेटेस्ट फैशन। तो ऑप्शन A है अपडेट, ऑप्शन B है अपडेटेड, C ट्रेंडी, D हिस्टोरिक। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा C ट्रेंडी। ठीक, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 एंटोनिम ऑफ विड्रॉ, इसका क्या होगा एडवांस। ठीक, C है सिनोनिम ऑफ जोवाइल का क्या होगा, जोवाइल का मतलब क्या होता है हैप्पी एंड फ्रेंडली, तो इसका आंसर क्या होगा मैरी। ठीक, उसके बाद में है फोर्थ का है द एक्सप्रेशन द लॉयंस शेयर मीन्स, द एक्सप्रेशन द लॉयंस शेयर मीन्स, तो इसका आंसर क्या होगा द लार्जेस्ट पार्ट। ठीक, फोर्थ वाले का क्या होगा द लार्जेस्ट पार्ट। फिफ्थ का चलते हैं हम, फिफ्थ में है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। अब देखिए द पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ये हमने जो मैंने आपको शीट कराई थी इंग्लिश की, इंग्लिश वाला पार्ट के वोकैबुलरी को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन इधर पे आ गया था और ये मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, मैं भी अभी आपके सामने ही देख रही हूँ। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, तो इनसे इसका आंसर क्या है पॉलीग्लॉट, तो इसका आंसर है पॉलीग्लॉट। और ये क्वेश्चन मैंने आपको शीट में भी करा रखा था। ठीक है, शीट में था वो, आप इंग्लिश वाली जो वोकैबुलरी वाली वीडियोस हैं वो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 पिक द करेक्ट ऑप्शन एज अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द गिविंग फ्रेज। ठीक, क्वेश्चन है अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्बोज। ठीक है, फुल ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला। उसके बाद में अब यहाँ पर हम कुछ और की भी क्वेश्चन मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि है पैडेंटिक, ऑप्शन B है पैडेंटिक, तो इसका जो हिंदी में अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो है नियमों पर ध्यान रखने वाला, जो नियमों पर यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन पर ध्यान रखता है। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था इसका आंसर है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। तो मोनोलिंगुअल क्या होगा, मोनोलिंगुअल का मतलब होगा कि अ पर्सन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, यानी कि जो सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, एक ही भाषा का यूज़ करता है, इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल। मोनो का मतलब है सिंगल और लिंगुअल का मतलब होता है स्पीकिंग, मतलब भाषा लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में है बाईलिंगुअल, बाई का मतलब टू, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेजेस, तो बाईलिंगुअल यानी कि जो दो भाषा का यूज़ करता है, और अधिक भाषा का यूज़ करता है मैनी लैंग्वेजेस को यूज़ करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट।
ठीक। उसके बाद में ट्रांसलेटर तो आप जानते हैं इंग्लिश को हिंदी में करना, हिंदी को इंग्लिश में करना, या किसी और लैंग्वेज को मराठी को बंगाली में करना, बंगाली को मराठी में करना, ट्रांसलेटर होता है। ठीक है। उसके बाद में है 7, डू यू वॉन्ट डैश विद यू और डू यू वॉन्ट गो टू अलोन। ठीक। इसका आंसर है मी टू कम, डू यू वॉन्ट टू मी टू कम विद यू और डू यू वॉन्ट टू गो अलोन, यानी कि यहाँ पर जो दो सेंटेंस हैं वो विद से जुड़े हुए हैं। ठीक। उसके बाद में है 8th, replace the underlined part of the sentence by picking the correct alternative. If the room have been brighter, I would have been able to read for a while before bedtime. ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर है सी, हैड द रूम बीन ब्राइटर। 9th पे आ जाते हैं। 9th है ही इज ब्लाइंड डैश हिज डिफेक्ट। तो 9 का क्या होगा, 9 का होगा सी, ब्लाइंड टू। अब अगर इस तरीके से भी आप पूछेंगे कि हमें टू किस किस वर्ड्स के साथ में लगाने होते हैं, हमें कैसे पता चले, क्योंकि ये प्रोपोजिशन है, कंजक्शन है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कहाँ पर टू लगाना है, कहाँ पर ऑन लगाना है, कहाँ पर विद लगाना है। तो मैंने नोट्स कुछ तैयार कर रखे थे जहाँ पर आपको लिखा होगा कि ये वर्ड्स जो है स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ में ही आएंगे। जैसे टू है तो टू कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ में ही आता है। ठीक है। विद है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ में ही आता है। ऑफ है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ में ही आता है। ठीक है। तो मैं आपको वो वर्ड्स जो है वो दे दूंगी। अगर आपको वो वर्ड्स चाहिए तो आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे करेंगे कमेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस चीज़ की नीड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड। इसका आंसर क्या होगा, टू सीइंग, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस। इसका ऑप्शन है बी, वी ऑलवेज हैव टू वेट, वी ऑलवेज हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस। क्वेश्चन नंबर 12 है द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी, हैडंट फ्लोन। अब देखो, अब इसमें आप द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज, अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर हैडंट आएगा। तो अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है, यानी कि मैन सिटिंग ऑन द प्लेन वॉज नर्वस। ठीक है। तो वॉज आ गया तो हमें यहाँ से ये वॉज आ गया तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये कहीं पास्ट की बात हो रही है, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि कहीं पास्ट की बात हो रही है। ठीक। अब उसके बाद में यहाँ जो बिकॉज जुड़ा है, तो बिकॉज ने दो सेंटेंस को जोड़ा है। ठीक है। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज ही हैडंट फ्लोन बिफोर। उससे पहले वो कभी उससे फ्लोन ही नहीं हुआ था, मतलब उससे पहले उसने कभी प्लेन का सफर ही नहीं किया था। ठीक है। तो पहले तो ये पास्ट की बात होगी, क्योंकि जो मैन जो उसके बिसाइड बैठा था, मतलब नेक्स्ट बैठा था, उसके बराबर में जो बैठा था, एक तो वो पास्ट की हो गई, और उससे भी पहले की बात कर रहा है कि वो उससे पहले कभी उस प्लेन से उसने सफर ही नहीं किया था। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, उससे भी पहले की बात बता रहा है, यानी कि कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। अब देखो मैं आपको ऑप्शन एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो सबसे पहले है हैज़ फ्लोन। तो हैज़ किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है। तो प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है वॉजंट। तो वॉज तो यहाँ पर यूज हो चुका है। ठीक है। अब हमें इस पर एक और बात बताती हूँ। जब दो सेंटेंस पास्ट के हों, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पे वीडियो ला दूंगी। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी वर्ड जिससे दो सेंटेंस जो होते हैं जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज, ये जो है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही हैडंट फ्लोन। अब देखो यहाँ पर डिडंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब इस तरीके के पास्ट में कोई भी हो तो एक तो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है। एक तो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में तो हो चुका, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में तो वॉज हमारा हो चुका। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये इसका रूल होता है कंडीशनल का। ठीक है। अगर दो जो है सेंटेंस हैं वो पास्ट में दे रखे हैं तो एक तो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में और एक जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले तो आप यहीं से पहचान लेंगे। दूसरी बात, अगर आपके टेंस अच्छे होंगे तो आप टेंस से भी पहचान लेंगे। ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको कंडीशनल पे भी, कंडीशनल सेंटेंस पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, ताकि जो मेरे नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपके जो कंडीशनल है, आप देख सकते हैं कितने सारे कंडीशनल सेंटेंस से सवाल आ रहे हैं। तो अब मैं कंडीशनल भी आपको समझा दूंगी और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें वीडियो चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वी मस्ट बी एवरी डैश व्हेन आवर टीचर टीच अस। ठीक। तो इसमें कौन सा वाला होगा, इसमें होगा अटेंटिव। वी मस्ट बी एवरी अटेंटिव वैन आवर टीचर टीच अस। जब हमें टीचर जो हमारी हैं वो पढ़ाती हैं, टीच करती हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अटेंडेंस कोई मतलब ही नहीं है, अटेंड करना कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो हमारा कॉमन सा सवाल है, हम जब सब स्कूल में पढ़ते होंगे या क्लासेस में होंगे तो टीचर्स भी कहती हैं वी अटेंटिव इन द क्लास। तो ये तो हमारा कॉमन सा ही क्वेश्चन था। ठीक। उसके बाद में हम 14 में आते हैं। 14 में है देयर इज़ नो हार्म डैश डूइंग दिस बाय डूइंग दिस। क्या होगा, सॉरी, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस। इसको करने में कोई हार्म नहीं है।
15 है दे केम इन बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कंडीशनल का आ गया, दे केम इन और बिकॉज बीच में है और एक यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है इट वॉज रेनिंग। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये किसका कहाँ कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहे हैं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कंडीशनल से। ठीक है, कौन सा टॉपिक से आ रहे हैं? आपके कंडीशनल से आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद में हाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कंजक्शन। तो यहाँ पर जो द अंडरलाइन वर्ड इज इन द अबव सेंटेंस इन एग्जाम्पल, इन्होंने ये पूछा है कि जो बिकॉज दे रखा है, ठीक है, जो बिकॉज दे रखा है वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या प्रोपोजिशन है। तो वो क्या है? कंजक्शन है। क्यों कंजक्शन है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। ठीक, प्रोपोजिशन क्या होते हैं हमारे? ऑफ, विद, टू, ये क्या होते हैं? सब प्रोपोजिशन होते हैं। ठीक, उसके बाद में तो ये क्या है? हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जो भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद में है 16 वाला है पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिविंग सेंटेंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई टोल्ड मदर वी हैड बी होम इन एन आवर और सो। मतलब अब देखो वो कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को जो है बता दिया था कि हम 1 आवर में घर पर ही होंगे, 1 आवर के अंदर घर पर ही होंगे। तो अंदर में क्या लगता है? इन लगता है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में 17 है द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस। पुलिस ऑफिसर ने हमें रोका और पूछा वेयर वर वी गोइंग, आर वी गोइंग, वी आर गोइंग, वी वर गोइंग। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने हमें रोका, स्टॉप्ड। अब देखो स्टॉप्ड में क्या लग रहा है? ईडी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, समझ रहे हो आप? तो पास्ट की बात हो रही है तो एक तो यहीं से ही एलिमिनेट हो गया। कौन सा? आर वी गोइंग। ठीक, पास्ट की बात हो रही है, आर जो है प्रेजेंट का है, तो एक तो यहीं से ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में एन आस्क्ड, आस्क्ड मतलब फिर से ईडी लग रहा है, तो हमें कंफर्मेशन जो है बिल्कुल हो चुकी है कि ये पास्ट का ही सेंटेंस है। वेयर वर वी गोइंग, ठीक है, आस्क्ड आ गया, स्टॉप्ड आ गया, यानी कि ईडी हो रही है, तो आर वी तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया। ठीक, वी आर भी यहाँ से कैंसिल हो गया, दो तो हमारे कैंसिल ही हो गए। ठीक, अब उसके बाद में वो पूछ चुका है तो हम दोबारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पहले ही वर्ड लगा दिया कि आस्क्ड। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है? ये है नरेशन का क्वेश्चन कि आस्क्ड पहले लग गया, तो अब बाद वाला कैसा होगा? वी वर गोइंग, यानी कि बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव बनेगा। और ये आपका कौन से क्वेश्चन से आया है? ये आपका आया है नरेशन से। ठीक, अगर आपको नरेशन भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट, और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि नरेशन पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अब देखो अगर पहले आस्क्ड पूछ लिया गया है तो बाकी का, अगर पहले उन्होंने आस्क्ड जो वर्ड है वो यूज कर लिया है, तो बाकी का जो बाद में सेंटेंस आएगा वो हमारा कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा, राइट। और आर तो हमने यहाँ से क्यों, और 2 ऑप्शन, अब देखिए मैंने आपको बताया था 50-50 वाला, यानी कि एलिमिनेशन मैथड। तो एलिमिनेशन मैथड हमारा यहाँ देखो लग चुका है। सबसे इन्होंने स्टॉप्ड एंड आस्क्ड यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की, तो हमारा जो प्रेजेंट वाला था वो तो हमने कट कर दिया वहीं से ही। ठीक है, अब हमें 2 ऑप्शन मिलते थे, 2 ऑप्शन में भी हमने क्या किया कि आस्क्ड वर्ड इन्होंने यूज कर लिया, तो उसके बाद का क्या होगा? सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट पेयर। क्वेश्चन है दे रियली डैश ट्रैवलिंग कॉमा सो दे डैश टू गो अब्रोड एज ऑफन एज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी, इंजॉय और ट्राइज। दे रियली इंजॉय ट्रैवलिंग so they tries to go abroad as often as possible। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है मैग्नेट मीन्स। अब हम जल्दबाजी में क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नेट, और मैग्नेट पढ़ते ही हम इसको समझ लेंगे कि जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में चुंबक। ठीक है, तो हम किस पे लगा देंगे? समथिंग विच अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करती है वो क्या है? मैग्नेट है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेलिंग में फ़र्क है। ठीक है, जो हमारा वो वाला मैग्नेट होता है जो अट्रैक्ट करता है, उसकी स्पेलिंग होती है MAGNET, यानी कि मैग्नेट। तो ये होता है, अगर ये वाला मैग्नेट इन्होंने वर्ड दिया होता तो हम लगाते क्या? वो वाला वर्ड लगाते हैं, सॉरी ये वाला ऑप्शन हो जाता है बी, समथिंग विच अट्रैक्ट। ठीक, लेकिन अब इन्होंने हमारे साथ क्या खेला है? खेल खेला है। इन्होंने क्या किया? इस मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है मैग्नेट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम हम पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? स्पेलिंग में अलग दे दिया। अब ये एक अलग ही वर्ड बन जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका ऑप्शन। आप वर्ड देख लीजिए और इसको आपको हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या था? डी, अ पर्सन विथ पावर एंड पोजिशन। किसका मीनिंग था ये? किसका मीनिंग था ये? मैग्नेट का। ठीक, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स। तो इसका आंसर है लुकिंग विद इन वन सेल्फ, ऑप्शन डी। ठीक, अब इंट्रोस्पेक्शन जो है ये देखिए आप क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, या तो BA 2022 में हुआ है या BA LLB 2022 में आया था। आप देख लीजिए, अभी मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन एनालाइज किए थे, एक वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो इंग्लिश की भी वोकेबुलरी देखिए कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही है और क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। ये 2022 में ये क्वेश्चन जो है इंट्रोस्पेक्शन आया था। ठीक, तो या तो जामिया के पेपर में आया था या BA के पेपर, उसमें AMU के पेपर में आया था। तो आप ऐसा करिएगा, जाके देख लीजिएगा, मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिग्रेस। ठीक, इसका आंसर है डेक्लाइन। सिनोनिम क्या है रिग्रेस का? डेक्लाइन। उसके बाद में है
22 पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रिटल। फ्रेजाइल का क्या है? ब्रिटल। उसके बाद में है 23 में एंटोनिम ऑफ ल्यूमिनस, तो 23 का क्या है? बी, डिम। ल्यूमिनस मतलब जो ज़्यादा हमें क्या कहती है? लाइट प्रोवाइड करती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं ना कि जिसकी खुद की लाइट हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो डिम तो लाइट से रिलेटेड है यहाँ पर ल्यूमिनस, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिम। 24 का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है? एलिमिनेटिंग अ किलिंग ऑफ अ होल रेस, तो क्या कहलाएगा? जीनोसाइड। अब देखो यहाँ पर आपको इसकी मर्डर को क्या कहते हैं? उसके मर्डर को जैसे सुसाइड, तो खुद की हत्या कर लेना, स्क्वाड सुसाइड। ठीक है, होमिसाइड यानी कि मर्डर कर देना, जीनोसाइड एक पूरी रेस केस की किल कर देना। ठीक है, तो इसके हर चीज़ के मर्डर को क्या कहते हैं? फादर के मर्डर को क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड। जो अपनी मदर का मर्डर कर देता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट का इन्फेंटिसाइड। ठीक है, इन्फेंट का मर्डर करने को क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड। तो मैंने इसकी पूरी वीडियो बना दी है इंग्लिश वाले पोर्शन में, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें है वोकेबलरी करके दे रखा है कि वोकेबलरी इसमें कवर कराई है, तो आप वो जाके पार्ट देखेंगे तो आपको इस टाइप के सारे वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 25 पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। अब देख लो, ये वाला भी क्वेश्चन उसी में है जो मैंने शीट कराई है। ठीक है, वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन, ऐसे करके टॉपिक है, आप जाके इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा और मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं उस पर तो मैंने उसमें ये वर्ड भी कवर किया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एमेच्योर। ठीक है, जो अपने प्लेजर के लिए करता है, प्रोफेशन के लिए नहीं करता है। मैंने आपको वहाँ पर एक पेंटिंग वाला और डांसिंग वाला भी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था कि जो पेंटिंग होती है, कुछ लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने पैशन के लिए करते हैं, सिर्फ उसको क्या करते हैं? घर पर ही अपने पैशन के लिए करते हैं, उसको बेचकर पैसे नहीं कमाते। ठीक, 26 है द टर्म फोर्थ स्टेट इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड होता है? पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ से हमारी जीएस स्टार्ट हो चुकी है 26 से, तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन जो आए थे इंग्लिश से आए थे। ठीक, उसके बाद में हम जीएस स्टार्ट हो चुकी है 26 से, तो चलते हैं हम जीएस की तरफ। 26 है द टर्म फोर्थ स्टेट इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होता है? 26 का है डी, किसके लिए यूज़ होता है? द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। फोर्थ स्टेट यानी कि हमारे, अब देखो जीएस का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर 3 पिलर तो वो हो गए हमारा, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कौन सा? जुडिशरी है हमारा। देखो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, जो क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं ये। ठीक है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, जो लॉ को इंप्लीमेंट कराते हैं। हमारा लेजिस्लेटिव वाले में बना लॉ। एग्जीक्यूटिव में जो आते हैं वो आईएएस, आईपीएस, इस तरीके के जो होते हैं, सोशल सर्विस में होते हैं, वो उस लॉ को क्या कराते हैं? इंप्लीमेंट कराते हैं। और थर्ड है हमारा जुडिशरी। ठीक है, थर्ड है हमारा जुडिशरी, जहाँ पर न्याय मिलता है। ठीक, उसके बाद में है फोर्थ स्टेट क्या है? फोर्थ क्या है? फिर प्रेस आ जाती है, प्रेस एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो उसको फोर्थ पिलर भी कहते हैं हम। उसके बाद में है 27 का द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज फ्रॉम, तो ये कब से लेके कब तक दे रखा था? इसका ऑप्शन है डी, 1951 टू 1956। ठीक, उसके बाद में ये 5 ईयर प्लान जो है, इनकी डेट्स आप याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्टम में भी दे रखा है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास कॉन्सेप्टम नहीं है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं क्या करूँगी उसकी उस पेज के जहाँ पर ये दे रखा है उसके फोटो क्लिक करके, और मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में उस फोटो को पिनअप कर दूँगी। ठीक, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 28 में व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, कब संग हुआ था? ठीक, नेशनल एंथम और कहाँ पर? तो इसका ऑप्शन है 28 का डी, 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद में है 29 पे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉयज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी कंट्री इंजॉय करती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूएसए। ठीक, तो हमने भी इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम जो हमने कहाँ से, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपकी कहाँ दे रखी हैं? अरियंत में दे रखी हैं। ठीक है, अरियंत में जैसे ही आप पॉलिटी वाला पार्ट खोलेंगे तो वहाँ पर दे रखी है, और मैंने ये वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आप जाके वीडियो भी देख लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर दे रखी है, कैसे पढ़ना है, या आपके पास अरियंत की बुक होगी तो आप अरियंत की बुक में देख लीजिएगा, उससे आप ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इससे आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक तो हमारी इंडिया से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से बोरो की गई हैं, तो वो आपका वो भी कवर हो जाएगा। और इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट उसके अगले पेज पर ही हमारा आर्टिकल्स दिए गए हैं अरियंत में, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, सेम वीडियो में दोनों चीज़ें हैं, तो वो आपको आर्टिकल भी याद करने हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इस तरीके से आपको आर्टिकल्स भी सारे याद करने हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है डी, आर्टिकल 17
विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिस्ड अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, इन कंसोनेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू विजन दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर क्रूशियल फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग IIT वॉज फर्स्ट टू बी सेटअप, ठीक है, तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32, चार मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्ट किया चार मीनार, ठीक है, तो किसने किया, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए। 33 पे आ जाते हैं, वर्ल्ड फूड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, तो इसका आंसर है बी, 33 का क्या है, बी, अक्टूबर 16। अब देखो ये वाले जितने भी डे हैं, डेट्स एंड डे, ये भी आपको अरियंत में मिसलिनियस वाले पोर्शन पे मिल जाएगा, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा था पिछली वाली वीडियो में, तो आप जाकर प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएँ, ठीक। उसके बाद में 34, अब मैंने एक बार ये पहले भी कर रखा है, नहीं जो मैंने नहीं किया है वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो मैंने कर चुकी हूँ मैं जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन, ठीक है, उसके पूरे टॉपिक बता चुकी हूँ कि आपको ये पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको पिछली वाली वीडियो पे जाना है, उनको क्लिक करना है और देख लेना है। उसके बाद में 34 है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंडिया बीइंग अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऐसा क्या रीज़न है जो इंडिया जो है प्रोड्यूसर है, मेजर प्रोड्यूसर है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑन फ्रूट्स की, तो क्या है, वेरिएशन इन इट्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑप्शन है सी, ठीक, ऐसा ये रीज़न है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, ऑप्शन डी शर्मिला आयरन। 36 है, द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड वाइड डिस्चार्ज, इट इज़ ऑल्सो द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड, विच रिवर इज इट फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, ऑप्शन है सी गंगा। 37 है, द बुक विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ऑप्शन है बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया था क्वेश्चन नंबर 37 को, ये मैं पूरा बुक्स एंड ऑथर्स जो है डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वाली वीडियो में, तो आप जाके प्लीज़ वो देख लीजिएगा। उसके बाद कीनन स्टेडियम, अ मल्टीपर्पज़ स्टेडियम मोस्टली यूज फॉर क्रिकेट मैचेस इज एट, तो इसका आंसर है ए जमशेदपुर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल्फ फ्रॉम, ऑप्शन है ए केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 40 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू कमिटी टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू कैशलेस इकोनॉमी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है, तो उसका ऑप्शन था अमिताभ कांत। 41 पे आ जाते हैं, वन ऑफ द पीनियरिंग वर्क ऑन द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट द असदीन सनादीद इज सैयद अहमद खान, किसके द्वारा लिखी गई है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको ये भी जानना है कि अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी बुक्स हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की कौन सी बुक्स हैं, शिबली नोमानी कौन थे, ठीक है, इनके बारे में भी चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानना है, इनके थोड़े इंट्रोडक्शन और इनकी बर्थ डेट, डेथ और इनकी बुक्स, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये आपको कहाँ पढ़ेंगी, ये आपको कहाँ मिलेंगी, या तो आपके पास नाज गाइड हो, ठीक है, या तो आपके पास नाज गाइड हो उसमें मिल जाएंगी, या आपके पास कॉन्सेप्टम हो उसमें मिल जाएंगी। अगर आपके पास दोनों बुक्स नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, मैं क्या करूँगी, उन फोटो को क्लिक करके और आपको क्या करूँगी, कम्युनिटी गाइडलाइन पे उसको पिनअप कर दूँगी, ठीक है। बट आपको ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं किसी भी कीमत पे, ठीक। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक। और अब आप क्या करेंगे, इसको सर्च करके देख लेंगे कि आपके कौन है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, अगर इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो 2017 के हिसाब से उसके ऑप्शन दे रखे हैं, या 2017 के हिसाब से उसके आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन आपको आप क्या करना है, आपके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। 2020 जो अब आप पेपर देंगे 2023 का, तो आपको आपके हिसाब से देखना है, तो आप क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू हीट, इसका आंसर क्या है, डी ट्रैप्ड इन लोअर एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। एटमॉस्फेयर की लेयर्स मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रखी थी, आपको वो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, उसकी क्या हमने देखा भी था उसके बारे में कि उसकी क्या दे रखी थी, उसकी लेयर्स दे रखी थी और उनको सही ऑर्डर में बोलने को कहा था, सही ऑर्डर में करने को कहा था। तो फिर ये हम प्रीवियस पेपर्स में देख चुके हैं, तो इसलिए आपको वो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। वो मैंने पिछली वाली वीडियो में अपलोड कर दी है, आप जाके देख लीजिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग लीड पेंसिल, क्या यूज़ होता है, ग्रेफाइट, सबको पता है। 45 सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, सोडियम मेटल को किस में स्टोर करते हैं हम, केरोसिन में, कीरोसिन में यूज़ करते हैं, ये आपने 12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये है थोड़ा कभी क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन साइंस से भी आ जाता है। 46 है, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट, किससे रिलेट है, काउ। वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, और वो जो लैटिन वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, काउ से रिलेटेड है। 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू ईयर्स, 47 का है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी, हम कहते हैं ना कि टीबी हो जाना, ठीक है। तो एक ये डिसीज़ होती है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या आती है, ये ह्यूमन में स्प्रेड हो जाती है थ्रू ईयर, मतलब हवा में ही फैलते फैलते भी ये स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 48, which one among the following is a micronutrient present in soil for various crops,
माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट ये आपके कहाँ दे रखे हैं, कॉन्सेप्टम में भी दे रखे हैं। नाज गाइड में मैंने अभी चेक नहीं किया है, तो आप जाके चेक कर लीजिए, अगर उसमें दिया है तो ठीक है, और नहीं दे रखा है तो कॉन्सेप्टम में आपके दे रखे हैं। मैंने जैसे कि बता चुकी हूँ कि आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके पास ये टॉपिक्स नहीं है तो। उसके बाद में है 49 एंड देन वन डे अ मेमोरीज इन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है, नसीरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफी है। तो मैंने आपको बता ही देता पिछली वाली वीडियो में कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में है 50 द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है ये, पेरिस में। और अरिहंत के बैक साइड में, बिल्कुल बैक साइड में जो 35 वाली रुपीज़ वाली जीके आती है अरिहंत की, मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, तो उसमें हर चीज़ के हेड क्वार्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। यूनेस्को हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिनके हेड क्वार्टर्स दे रखे हैं यूएनओ के, तो आपको उसको उसके हेड क्वार्टर्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक। उसके बाद में है 51, और जिसके पास अरिहंत नहीं है, जिसको या फिर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद में है 51, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी, इटली एंड जापान आर कलेक्टिवली नोन एज, तो लीगल पावर कहलाए, सेंट्रल पावर कहलाए, या एक्सिस पावर कहलाए, या एलाइड पावर कहलाए, तो क्या कहलाए, एक्सिस पावर कहलाए, ठीक है। ऑप्शन है डी। ड्यूरिंग, क्या क्वेश्चन था हमारा, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान, इटली एंड जर्मनी कलेक्टिवली क्या कहलाए, एक्सिस पावर कहलाए। उसके बाद में है 52, वाज बहादुर वाज द रूलर था मालवा का। क्वेश्चन नंबर है 53, द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन 2014, कब तेलंगाना जो है स्टेट फॉर्म्ड हुई, 2014 में। नोबेल पीस प्राइज 2016 वाज गिवन टू जुआन मैनुअल सेंटोस, ठीक। उसके बाद में अभी नोबेल पीस प्राइज अभी किसको मिला है, तो ये रिसेंटली का आपको देख के जाना है, ठीक। 55 है द सेफ्टी वाल्व थ्योरी वाज रिलेटेड टू, किससे है, होम रूल मूवमेंट से है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। 56 है हु गिव द टाइटल महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि महात्मा तो हम सब बोलते हैं, लेकिन उनका असली नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, हम सबको पता है, लेकिन हम उनको महात्मा बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि उनको महात्मा सबसे पहले बोला किसने ये टाइटल दिया, तो किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में है 57, द रेनेसा फर्स्ट स्टार्टेड इन द 14th सेंचुरी, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो इटली में स्टार्ट हुआ था। ये वैसे इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है, तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दे दी है इंग्लिश। उसके बाद में है बिमल जलन कमेटी वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। अब देखिए ये कमेटी जो है हमारे बीए में ही पूछी जा रही है और बीए ऑनर्स में ही पूछी जा रही है, तो आप चाहे बीए के हो या बीए एलएलबी के हो, आपको दोनों की पढ़ के जानी है, ठीक। 58 का हमारा ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ये कमेटी बिमल जलन, ठीक है। 50, अब ये जो 2021 का बीए एलएलबी का पेपर था, वहाँ पर ये ऑप्शन बना के दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन बना के दे दिया, तो बस कमेटी तो हमारे लिमिटेड ही है, तो उनसे आगे तो वो पूछ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको कुछ स्पेसिफिक कमेटी है वो पढ़ के जानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 59, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास वर डिफीटेड बाय द, किससे डिफीट हो गए थे, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वर डिफीटेड बाय द अफगान्स। ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 60 है द फाइनेंस्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन मार्बल इज द, आया था मार्बल का यूज़ हुआ है, भाई सबको पता है ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है। 61, अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसाइलेशन टुवर्ड्स द राजपूत विद अ व्यू टू, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 है अकबर फॉलोड, क्वेश्चन नंबर 61 है अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसाइलेशन टुवर्ड्स द राजपूत विद अ व्यू टू, इसका ऑप्शन है डी, स्ट्रेटनिंग द मुगल एम्पायर, ठीक। उसके बाद में है 62, द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज, ऑप्शन 62 का है ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 है रस्ट बाउल ऑफ यूएसए इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, तो इसका ऑप्शन है डी, पिस्ट वर्क रीजन। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद केमिकल वेदरिंग, ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, एक्सफोलिएशन। 65 है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको सब याद करके जाने हैं कि कौन सा कहाँ लोकेटेड है, तो मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है 65 का डी, केरला। 66 है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो ये जो आपको ये दे रखे हैं जो वर्ड्स, इसको आपको क्या है, हो सकता है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए आपका इस बार, कि बहुत सारे वर्ड्स दे रखे होंगे और उनको कहा जाएगा कि इसका एक सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। तो ये 2022 बीएलएलबी में आया था, एएमयू में आई थिंक, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है कि ये आया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि लेटर्स को क्या है सिक्वेंस में लगा दीजिए, ठीक। 66 का क्या है, डी, पहले आएगा फोर्थ, यानी कि पहले क्या हम लेटर से ही हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक। लेटर सबसे पहले लेटर होता है ए बी सी डी, उनको मिला के क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्रेज़ के बाद में क्या आता है, सेंटेंस।
सेंटेंस के बाद में क्या आता है, पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस मिल के ही पैराग्राफ बनता है। तो इस तरीके के आपके इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन दिया रखा हो, तो इस टाइप के वर्ड्स के लिए आप तैयार रहिएगा। 67 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये आपका रीजनिंग का भी कह सकते हो और आपका इंग्लिश का भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाते हैं, इंग्लिश में भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन कभी कभी। तो इस बार देख लेते हैं। स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ यानी कि रुका हुआ। तो फ्लो, अब क्वेश्चन को समझो कैसे दे रखा है। फ्लो यानी कि बहता हुआ, स्टेगनेंट यानी कि रुका हुआ, यानी कि अपोजिट, हमें अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ढूंढना है यहाँ पर। तो अब फ्लो का क्या होगा, स्टेगनेंट। अच्छा, इसकी सीरीज क्या चलती है, ए दिया होगा, ठीक है, बी दिया होगा, ए बी, ठीक है। जो ए से मैच करता होगा, बी से मैच करता होगा, या तो ए का सिनोनिम होगा या ए एंटोनिम होगा, या तो बी का सिनोनिम होगा या बी का एंटोनिम होगा, ठीक है। तो इस तरीके का मैं चाहती तो इसको ऐसे करके भी लिख सकती थी, ए बी सी डी। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, एक सी की जगह पर भी ए कर दिया और डी की जगह पर बी कर दिया, ताकि आपको याद रहे ए की जगह पर आएगा, बी की जगह पर आएगा, ठीक है। इस तरीके के चलते हैं, ए रेशियो बी विद रिस्पेक्ट टू ए रेशियो बी, इस तरीके से आपको देख लेना है। तो फ्लो का मतलब चलना, मतलब चलते रहना, कंटिन्यूसली चल रहा है। स्टेगनेंट का मतलब ठहरा हुआ या रुका हुआ पानी, ठीक। तो रिवर का क्या हो जाएगा 67 का, सी पूल, ठीक है। रिवर क्या कहती है, बहती रहती है, पूल क्या होता है, एक जगह इकट्ठा पानी रहता है। उसके बाद में है आपका 68, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, थ्रेड, क्लोथ्स, वायर, ठीक है। तो 68 का आंसर होगा आपका ए। अब देखो कैसे होगा, अब ये भी देख लेते हैं। थ्रेड क्या होता है, डक्टाइल फॉर्म में होता है। डक्टाइल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। वायर भी ऐसा होता है, दोनों सेम दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में है क्लॉथ। तो क्लॉथ क्या होता है, अब क्लॉथ और क्लॉथ्स में अंतर समझ लो। आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं लिखा होता है CLOTH क्लॉथ, और कहीं लिखा होता है CLOTHES। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो हमारा जो ऊपर वाला क्लॉथ है CLOTH, इसका मतलब होता है बिना सिला कपड़ा, ठीक है। बिना सिला कपड़ा सिर्फ ऐसे ही है अभी शॉप पर ही। उसके बाद में है क्लॉथ्स, हमने कपड़ा लिया और उसको अपने नाप का बनवा लिया, तो उसको कहते हैं क्लॉथ्स, जिसमें ES लग जाता है। तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, और जब तक वो नहीं सिले हुए होते उसको क्या कहते हैं, हम क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है। तो 68 का जो ऑप्शन था वो था ए, यानी कि रोप। और यहाँ पर हम कुछ के और की मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि दे रखा है सीव, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सीव यानी कि चलनी या छन्ना, जिससे हम कह सकते हो कि आटा चावल जो छाने जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चलनी या छन्ना। उसके बाद एक और वर्ड दे रखा है मैश, MESH मैश, ठीक है। तो उसका मतलब होता है मटेरियल दैट इज़ लाइक अ नेट, एक ऐसा मटेरियल, नेट आप जानते ही होंगे, उसकी तरह मटेरियल होना। उसके बाद में है 69, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें से क्या ऑड वन है, ठीक है, 69। तो 69 का क्या होगा, 25। अब देखो ये सारे 12, 14 और 16 2 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन 25 नहीं आ रहा है, पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आपको ऑड वन कर लेना है कि वहाँ पर हो सकता है ये वाला फार्मूला ना लगे, कोई और फार्मूला लगा हो, ठीक है। जैसे कि इस बार कभी कभी ये भी आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 3 में किसी चीज़ का स्क्वायर या क्यूब दे रखा है, ठीक, और चौथा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो वो ऑप्शन जो होता है वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि वही आंसर है। उसके बाद यानी कि वो उनमें मिल ही नहीं रहा है, वो उनसे ऑड है, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें देख लो कौन सा ऑड है, तो इसमें एक क्रॉल, ठीक। उसके बाद में है 71, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम। अब देखो ऑड वन आउट कितने दे रखे हैं, तो आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। हो सकता है एक ही टॉपिक से बहुत सारे सवाल आ जाएं, तो अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता हुआ तो आपके बहुत सारे सवाल जो है वो छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छा खासा टाइम देना है। अब टाइम तो ज़्यादा नहीं है, बट वही है कि स्मार्ट स्टडी करना है, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद में है 71, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक। तो स्क्रू, वायर, प्लायर, हेयर। अब देखो ये सारे क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट हो गए, वायर हो गया, स्क्रू हो गया, प्लायर, तो ये किसी ना किसी चीज़ के काम है, लेकिन हेयर क्या है, एक बॉडी पार्ट है ह्यूमन का, तो ये बिल्कुल क्या है, अलग हो गया। 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकर आफ्टर ऑल अदर्स इन द डिक्शनरी, ठीक। तो इसको आपको देख लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकर आफ्टर ऑल अदर्स इन द डिक्शनरी। तो 72 का क्या ऑप्शन है, डी, ऑपरेस। 73 है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड कंटिन्यू द गिवन लेटर सीरीज। अब देखो यहाँ पर जो ये दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आप क्या किए, सीधे अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर लिख लीजिए, 1 के नीचे A, C के नीचे 3, J के नीचे 10, O के नीचे 15, ठीक। आप क्या करेंगे, इसके नीचे, और इसका एक फॉर्मूला भी आता है, वो मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ। इसका फॉर्मूला आता है, इसको याद कैसे रखेंगे आप, 26 लेटर्स हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, ठीक है, कैसे याद रखेंगे इतने सारे। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, रीजनिंग का बता रही हूँ मैं आपको, E जो T, यानी कि 5, इसके नीचे लिख लो 10, 15, ठीक है, 20 और 25, E जो T, सॉरी Y आएगा यहाँ पर 20, 25, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब आप इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, E का क्या है 5 है, J का क्या है 10 है। अब वैसे याद कर लेंगे, E का 5 था तो F का क्या होगा 6 होगा, ठीक है, 6 फिक्स F, ठीक है, उस तरीके से भी याद कर लीजिए।
तो आप ऐसा करके याद कर सकते हैं इनके नंबर्स। उसके बाद में अब देख लीजिए, इनके नीचे नंबर लिख लीजिए और देख लीजिए इनके बीच में कैसा गैप चल रहा है, किस सीरीज़ में गैप चल रहा है। जैसे कि ए के बाद में बी इन्होंने मिस कर दिया और सी लिख दिया, सी के बाद में डी और ई मिस कर दिया, फिर एफ लिख दिया। तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर एक छोड़ा और सी के बाद में इन्होंने 2 लेटर्स छोड़े। अब क्या करेंगे, एफ के बाद में 3 लेटर्स छोड़ेंगे। तो इस तरीके की भी सीरीज़ चलती है, यानी कि +1 करते जाते हैं ये। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी कि आंसर है यू। ठीक, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिवर्स्ड विच विल बी द लेटर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम विल बी। अगर हम क्या करें, अगर हम अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट है उनको रिवर्स कर दें, यानी कि उल्टा करके लिख दें। अब उल्टा कैसे लिख दें, ये नहीं है कि उल्टा लिख दिया पूरा, मतलब लेटर्स को ए को उल्टा बना दिया, बी को उल्टा बना दिया, ऐसा नहीं है। इनका मतलब है कि जेड की जगह पे क्या लिख दें, ए लिख दें, बी की जगह पे क्या लिख दें, वाई लिख दें। इस तरीके से मतलब रिवर्स्ड लिख दें इनकी पोजीशन जो है। ठीक, विच विल बी द लेटर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो जो एम की पोजीशन आएंगी, जो एम की पोजीशन, अब मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। एम की वैल्यू होती है 13, ठीक है, 13 नंबर पे होता है। तो अब उसका रिवर्स किससे होगा, एन से होगा, 14 से होगा। ठीक, तो उसके लेफ्ट वाला लेटर कौन सा होगा, इन्होंने बस इतना सा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए रीजनिंग की बीए ऑनर्स की, अगर आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन मैं आपको पेन कॉपी लेके समझाऊं तो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। बस आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी क्या करूँगी, शॉर्ट में सारे कॉन्सेप्ट जिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो है कॉपी पेन लेकर आपको समझा दूंगी मैं ठीक से। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी कि बिल्कुल एक ही बार में आपको क्लियर कट हो जाएंगे। उसके बाद में है 75। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न टू राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैन वॉक टूवर्ड साउथ। अब सबसे पहले तो आप इन वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन बना लो। जिधर भी बैठे हो, नो मैटर आप किधर फेस करके बैठे हो। ठीक है, आप हो सकता है क्लासरूम में किधर भी फेस करके बैठे होगे एग्जामिनेशन रूम में। ठीक, तो उससे कोई मैटर नहीं है कि आप वाकई नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो या वाकई साउथ की तरफ फेस करके बैठे हो। जहाँ पर भी बैठे हो अपने अपोजिट साइड को नॉर्थ मान लेना। ठीक, और अपनी तरफ साइड वाले को साउथ मान लेना, यानी कि जैसे कि इसको मान लेते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं साउथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो कहाँ पर चला, साउथ की तरफ चला 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो आपको डायरेक्शन देते रहे वैसे वैसे आप घुमाते रहना उसको, और फिर वो देख लेना कि वो या तो ये पूछेगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट से उसका फेस किधर है, ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि वो आप किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पूछ लेगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, आपको अगर वीडियो चाहिए इन सारे टॉपिक्स में डिटेल में तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अगर इनमें सारी एक्सप्लेन करने बैठूंगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सप्लेन करते हुए ही चल रही हूँ, तो पहले ही ये वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अब मैं पढ़ के बिल्कुल आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो ये आप समझ सकते हैं कि 1 आवर की वीडियो से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर आपको रीजनिंग जाननी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल इजी मेथड में, मतलब विद इन अ सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसी ना कैसी करके अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस हमारी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है उसके मेंबर हैं, तो आपका किसी भी तरीके से एग्जाम बचना नहीं चाहिए, आपका वो निकलना ही चाहिए, एंट्रेंस क्रैक करके ही आना चाहिए। और आप जब एंट्रेंस से निकलो करके तो आप याद करो कि हाँ वाकई क्या हमने वीडियो देखी थी। बाद में 76 है, वेते रिजवान टुक प्लेस इन, कौन से हिजरी में लिया था, तो 76 का है ए। ठीक है, 2 हिजरी। अब ये हिजरी क्या है, इस्लामिक कैलेंडर, जैसे कि अभी हमारे होते हैं 2000, ये मतलब कौन सा कहते हैं सेशन चल रहा है, तो हिजरी क्या है, इस्लामिक कैलेंडर। 77 है, इन विच बैटल डिड हजरत अटेन मार्टिडम। ठीक है, 77 का क्या है, सी, बैटल ऑफ उहद। तो ये बैटल हुए थे, कुछ बैटल हुए थे, ये दोनों में दे रखे हैं, नाज गाइड में भी दे रखे हैं और कॉन्सेप्ट में भी दे रखे हैं। तो अगर आपके पास नहीं है गाइड्स तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, उसके बाद में है 78। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होना ही नहीं है, आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास इवन बुक्स भी नहीं है, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, बस आप क्या है, डेडिकेटेड है अपने एंट्रेंस को लेकर कि भाई मुझे एंट्रेंस निकालना है, और आपके पास है कुछ भी नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड हो ना, बस बहुत बड़ी बात है, डेडिकेटेड रहो, मटेरियल हो, PYQ हो, सब चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगी आपको, बस आप डेडिकेटेड रहो, मेहनत करते रहो मेरे साथ में। ठीक, जो भी परेशानियाँ आए आप कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक, उसके बाद में है 78। विच वॉज द फर्स्ट बैटल फाउट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद, कौन सा पहला बैटल था, बैटल ऑफ बदर। ठीक है, 79 है, विच बुक हैज़ रिवील्ड अपॉन प्रॉफिट मोसेस, कौन सी बुक जो है नाजिल की गई थी इन पे, 79 का है तोरा। ठीक है, मोहम्मद पे कौन सी की गई थी, बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में, कौन सी की गई थी, प्रॉफिट मोहम्मद पे कौन सी जो होली बुक है वो नाजिल की गई थी, रिवील्ड की गई थी। हमने ये इंडो इस्लामिक सीरीज़ में भी पढ़ा था। ठीक है, और अगर याद नहीं है तो जाके देख लो उस वीडियो को और याद कर लो, आपकी एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, थोड़े से सीरियस हो जाओ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80। द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान वॉज स्टार्टिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बताओ ज़रा
इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको यही करना है कि बिल्कुल बुक्स की लाइन से ही क्वेश्चन उठ के आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना ये है, बस अच्छे से पढ़ना है हर एक लाइन को। 80 द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद की कौन थे, क्या रिलेशन था, कमेंट करके मुझे फटाफट बता दो जिसको भी पता है, ठीक। और नहीं है पता तो पता निकालो कि कौन थे, क्योंकि इनका हो सकता है कि रिलेशन आ जाए, ठीक है। और ये फर्स्ट खलीफा भी थे, तो हो सकता है कि इनके बारे में पूछ लिया जाए। तो कमेंट करके बताओ जिसको भी मुझे पता है कि प्रॉफिट के साथ में इनका क्या रिलेशन था। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 82 तहजीबुल अखलाक वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1870, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, और हाँ मुझे कमेंट करके बताओ है तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक के अलावा सर सैयद अहमद खान की कौन कौन सी बुक्स हैं वो ज़रा मुझे कमेंट करके बता दो कि देखूँ आपको याद है कि नहीं है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि आपको और सारी बुक्स याद हैं कि नहीं है। 83 है सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश्ड द साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न साइंस इन द ईयर, इसका आंसर है 1864 AD। ये क्वेश्चन एज इट इज़ कॉन्सेप्टम से आ गया है, ठीक। तो ये आप, अगर आपके पास कॉन्सेप्टम नहीं है तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्टेड कमेंट कर दो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे। 84 है शोहरावर्दिया ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज मुल्तान इन द 13th century बाय, इन द 13th century बाय, तो 84 का है आपका सी बहाल दिन जकारिया। 85 है हज्जाज बिन यूसुफ सेंड द एक्सपीडिशन टू इंडिया विच वॉज लेड बाय, उसका आंसर था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में 86 प्रॉफिट रिवील द फर्स्ट रिविलेशन ऑफ कुरान इन 610 AD, कहाँ पर, गारे हिरा में, क्वेश्चन नंबर बी। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वाली वीडियो में, ध्यान से नहीं देखते हो फिर क्वेश्चन पता नहीं होता है, और अगर आपको पता था ये क्वेश्चन तो कमेंट कर दो फटाफट से। 87 है हु वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द कलेक्टेड एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान बाय हजरत अबू बकर, 87 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ज़ैद बिन साबित, ठीक है। 88 है तुलसीदास द ग्रेट पोएट फ्लरिश्ड इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में ये फ्लरिश्ड हुए थे। 88 का है सी मुगल एम्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक बिलीफ, कौन सा जो है नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 89 का होगा आपका सी द बिलीफ इन सोसाइटी। 90 है निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसिपल ऑफ, किसके डिसिपल थे, ठीक है, बाबा फरीद के। 91 है द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेटेड इंडिया वर, कौन थे फर्स्ट मुस्लिम्स जिन्होंने इन्वेटेड किया था इंडिया को, अरब्स थे। 92 है हु रोट तुज़ुक़ बाबरी, बाबर, ठीक है, बाबर ने खुद ही अपनी लिख डाली थी। अच्छा हु रोट आईने अकबरी, जाके कमेंट करो फटाफट, हु रोट आईने अकबरी, और आईने अकबरी को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, अकबरनामा, ठीक। तो आईने अकबरी किसने लिखी है कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट। उसके बाद में है 93 वैन वॉज मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश्ड, इसका आंसर है 1866, ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन आया था। 93 जो क्वेश्चन है आपका वो एज इट इज़ आया था कहाँ से, कॉन्सेप्टम से, और 92 है वो कहाँ से आया था, एज इट इज़ अरियंत से आया था, ठीक है। उसके बाद में 94 पे आ जाओ, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अब्राहम केम टू मक्का टू परफॉर्म हज, अब्राहम केम टू मक्का टू डू बिजनेस, अब्राहम केम टू मक्का टू डिस्ट्रॉय द काबा, अब्राहम केम टू मक्का टू सी द काबा, ऑप्शन नंबर है सी अब्राहम केम टू मक्का टू डिस्ट्रॉय द काबा। उसके बाद में है 95 दर अल नदवा द हाउस ऑफ मीटिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, ऑप्शन नंबर है बी अब्दुल मुतल्लिब। अपने 97 क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर नॉट बेस्ड इन दिल्ली, इसका आंसर है बामनी। 98 है द एक्सपीडिशन ऑफ मोहम्मद गौरी टू इंडिया वॉज इन द ईयर, इसका आंसर है 1175। अब देखो ये दोनों अरियंत के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो 96 क्वेश्चन है ये आपका नाइस गाइड से एज इट इज़ आ गया है, तो नाइस गाइड को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नहीं है तो कमेंट कर दो। उसके बाद में है 99 द एंजल ऑफ डेथ इज़ इज़राइल। उसके बाद में है 100 है शेख अहमद सिरहिंदी बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर, सूफी ऑर्डर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है बी ऑनर्स में, ऑफकोर्स ये क्वेश्चन एक आध जरूर आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। 100 का है सी नक्शबंदिया ऑर्डर, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मेरे पास नोट्स हैं, मैं वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है क्योंकि मेरा रोज़ा भी था, हर रोज़े से इतना सारा बोलना तो आप समझ ही सकते हो मेरे क्या हालत हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।